जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। लास्ट क्लास में हमने जो है कि ट्रांसपोर्टेशन देख रहे थे, परिवहन वगैरह देख रहे थे। इसमें हमने जो है कि यात्रियों, भारत में जो यात्री आए हुए हैं उनके बारे में हम देख रहे थे। लास्ट हमने अलबरूनी के बारे में देखा था। अलबरूनी जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, इसने तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, ये कहाँ से आया था? तो उज्बेकिस्तान से आया था। इसने विशेष रूप से भारत के तालाबों के बारे में, इसका मतलब ये हुआ कि जो तालाब सिस्टम था, तालाब सिस्टम है ना, पॉन्ड सिस्टम के बारे में लिखा था। अब देखिए पॉन्ड सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देखा जाए, जो तालाबों के बारे में, तालाब, तो तालाब सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जाना जाए तो जो भारत में जो तालाब सिस्टम रहा है, तालाब सिस्टम, हर एक गांव के चारों तरफ कम से कम 2-3 जो है कि आपको तालाब, कम से कम 3, जैसे मेरा गांव है तो मेरे गांव के चारों तरफ 4 तालाब है ना। तो इसी हिसाब से हर एक गांव के चारों तरफ 2-3 तालाब जो है कि पोखरी वगैरह मिलती रहती हैं। वो सिस्टम एक बना हुआ था, सिस्टम बना हुआ था। बट आज के टाइम में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वो सारे जो है कि तालाब खत्म होते जा रहे हैं। अब इसका कारण ये हो रहा है कि जो वाटर, जो रिजर्व का वो साधन होता था, जिसमें पशु पक्षियों को इजीली पानी अवेलेबल हो जाता था, उसी से सिंचाई के लिए अवेलेबल हो जाता था, उसी में फिशिंग हो जाती थी, उसी में बहुत सारी, साथ ही साथ वो एक ग्राउंड वाटर रिचार्ज के रूप में बहुत अच्छा काम करता था। ये सारा सिस्टम धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है कुएं और तालाब के हिसाब से। इसी वजह से देखेंगे कि आज के टाइम में जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कंटिन्यू लो 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 नीचे चला जा रहा है, और हम उतना ही सबमर्सिबल बोरिंग करा के और नीचे चलते जाए। कारण क्या है? कुएं खत्म हो गए। कारण क्या है? तालाब सिस्टम खत्म हो गया। अगर तालाब है भी कहीं तो खत्म होने के कगार पे है, या तो फिर उनमें जो है कि सीजन में ही पानी होता है, बाकी टाइम में पानी ही नहीं होता। जबकि मेरे इलाके में जो पहले तालाब हुआ करता था, उस तालाब में देखेंगे तो उस तालाब में एक तालाब ऐसा था जो जिसमें पूरे साल पानी रहता था। बाकी जो है कि ऐसे तालाब थे जिसमें 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने पानी रहते थे, फिर सूख जाते थे। बट इसके वजह से इससे ये होता था कि उस एरिया में जो सिंचाई वगैरह का साधन था बहुत अच्छा था, पशु पक्षियों के लिए बहुत सुविधा होती थी, है ना, फिशिंग के लिए बहुत अच्छी सुविधा होती थी। बट वो सारा सिस्टम खत्म होता जा रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम होती जा रही है। तो ये पॉन्ड सिस्टम के बारे में, यानी कि तालाबों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रखा है अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में। ठीक है, किसमें? किताबुल हिंद में, है ना। इसके बाद आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का? मोरक्को का रहने वाला था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था भारत। किसके टाइम, सॉरी, भारत किसके टाइम में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पगला बादशाह, पगला बादशाह, बादशाह, शाह, बादशाह बोलते हैं, पगला बादशाह बोलते हैं। तो इसके टाइम पीरियड में भारत आया था। ये अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था, है ना। इसे दिल्ली में काजी के पोस्ट पे नियुक्त किया गया था। किस पोस्ट पे? काजी के पोस्ट पे नियुक्त किया गया था। इसकी फेमस पुस्तक है रेहाला, रेहला। ठीक है, ये साहब यहाँ पे लगे हुए अलबरूनी है, ये आपके इब्न बतूता है, ये बेचारे आए थे। इनको भी दर्शन कर लीजिए, देख लीजिए इनको, है ना। थोड़ा सा इनको माइंड में बिठाए रखिएगा। आगे देखते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है कि आपके 1498 में भारत आए थे। अब उस समय जो है कि भारत में, सॉरी, यूरोप में पुनर्जागरण हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, और इसके वजह से जो है कि वहां पे जो है कि मार्केट चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था, और इसके लिए भारत से जुड़ना जरूरी था, और इसके लिए समुद्री यात्रा की गई, समुद्री मार्ग की खोज की गई। किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा। और ये जो है कि अब्दुल हमीद नामक गुजराती व्यापारी के साथ में भारत के धरती पे जो है कि कदम रखा, कालीकट में। कालीकट में आता है
ये है वास्को डी गामा है। ध्यान रखिएगा ये 3 जहाज लेके भारत आया था। कितनी जहाज लेके आया था भारत? 3 जहाज लेके आया था। यूरोप से चला कितनी जहाज लेके था? 4। एक रास्ते में डूब गया, बचा कितना? 3, और एक डूब गया जाते टाइम। तो चला था 4 लेके और लेके पहुंचा 2 जहाज, है ना। चलिए उसके बाद डुआर्ट बारबोसा व डोमिंगो पायस। डुआस बारबोसा और डोमिंगो पायस यह विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के समय में शासनकाल में भारत में आए थे। ये दोनों पुर्तगाली थे। क्या थे? पुर्तगाली थे। ये आपके काम खत्म हो गए किसमें? यात्रियों का। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा न्यू चैप्टर आ जाता है यहां पे ईवीएस में, ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी वो सारी वस्तुएं जिनको जला करके या जिनका उपयोग करके हम किसी न किसी ऊर्जा के फॉर्मेट को प्राप्त करते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा संसाधन के नाम से जानते हैं। क्या? वो सारी वस्तुएं चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में हो, उसको बर्न करने से या उसके उपयोग से हमें ऊर्जा का कोई ना कोई फॉर्म प्राप्त होता है। उसको क्या कहते हैं? ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ऊर्जा स्रोत में कई स्रोत हैं, जैसे लकड़ी भी ऊर्जा का स्रोत है, कोयला भी ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोल, डीजल, सूर्य, पवन, जल आदि ये सारे क्या है? ऊर्जा के स्रोत हैं। अब इस स्रोत के टाइप्स के बाद अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देख रहे, सब चीज देखिए। ईवीएस है, सीसेट फर्स्ट पेपर ईवीएस है, तो यहाँ पे सारी चीजें शॉर्ट टर्म में देखना, छोटी छोटी चीजों में देखना है, बहुत ज्यादा ब्रॉड में नहीं देखना। जैसे यही चीज अब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है ना। तो अगर हम ऊर्जा के टाइप्स को देखते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स के बारे में हम देखते हैं, तो टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्स के बारे में देखते हैं, तो नवीकरण ऊर्जा और अनवीकरण ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा व गैर परंपरागत ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा संसाधन, ऐसा ऊर्जा संसाधन जिसको जल्द से जल्द रिफिल किया जा सके या जो खत्म ना हो, है ना, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय साधन। अनवीकरणीय में क्या आ जाएगा? तो अनवीकरणीय में जो है कि ऐसे संसाधन आ जाएंगे जो आपके जो है कि जल्दी खत्म हो जाते हैं। परंपरागत टाइप के हैं, परंपरागत सेम है। परंपरागत में वही जो हम आपका कोयला, लकड़ी, जो पेट्रोल, डीजल, ये सब परंपरागत में आ जाएंगे। गैर परंपरागत में आपका सूर्य ऊर्जा, सन जो है कि एनर्जी आ जाएगी, पवन ऊर्जा आ जाएगा, जल ऊर्जा आ जाएगा, फिर न्यूक्लियर रिएक्टर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत में आ जाएंगी। ठीक है, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत का विवरण इस प्रकार है। अब वो किस प्रकार है इसको देख लेते हैं। कहां पे आ गए हम? बाय मिस्टेक ही हो गया। चलो ठीक है। इसमें पहला स्रोत क्या है? कोयला। ये परंपरागत ऊर्जा है ना। जो कोल भंडारण है, जो कोल भंडार है भारत में, विश्व में बहुत सारे बड़े बड़े कोल भंडार हैं, तो कोल भंडार से कोयला निकाला जाता है और कोयला निकाला करके उसे जलाया जाता है। ये घरेलू भी कोयला, घरेलू यूज में भी लिया जाता है, साथ साथ इंडस्ट्री में भी यूज में भी लिया जाता है। यहां तक कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कोयले से, भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यह क्या है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। क्या है ये? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है ना, जिसका निर्माण पृथ्वी के भूप्रपट। अब क्या हुआ? पृथ्वी, जब ये ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो और आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, है ना। ज्योग्राफी जैसे अभी क्लास स्टार्ट किए फाउंडेशन बैच में, तो फाउंडेशन बैच में जब ज्वाइन करेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें जब हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे,
तो वहां पे ये चीजें और डिटेल में आपको समझ में आएगी। ठीक है, जैसे पृथ्वी की जो सतह है ना वो बहुत सारे प्लेटों से बनी हुई है। अंदर क्या है, अंदर जो है कि मैग्मा है और वो प्लेट मूव करते रहते हैं, टूटते रहते हैं, अलग होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। तो क्या हुआ, कोई जो है कि प्लेट टूटा बहुत सारे जो है कि क्या हो गया, जो एक पूरा का पूरा एक जंगल ही क्या हो गया, जमीन के अंदर दब गया। और जमीन के अंदर पूरा का पूरा जंगल ही दब गया और लंबे समय तक, कई हजार वर्ष, मिलियन ईयर्स तक वो जो है कि दबा रहा, वो लकड़ी दबा रहा, प्रेशर पड़ता रहा, प्रेशर के कारण और टेम्परेचर के कारण वह धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जो हमारी नेक्स्ट जो है कि आपकी सिविलाइजेशन होगी, सभ्यता होगी, वो आएगी और वो आएगी वहां पे कोल का खनन करेगी, खनन करके निकालेगी और उसका उपयोग करेगी। तो यही बात कहा जा रहा है कि जिसका निर्माण पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में वनस्पतियों के दबने से होता है। इसका मुख्य घटक क्या होता है, कार्बन होता है। इसका उपयोग ताप घरों में, ताप घर मतलब कि बिजली घरों में, बिजली घर यहां पे मान लीजिए बिजली घर में, ताप घर में बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। जो बिजली घर होता है ना, कोक, कोल तार आदि के निर्माण में होता है। ठीक है, पश्चिमी बंगाल, अब यहां पे देखिए जो कोल पाया जाता है पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। ये दो जो है कि आपके राज्य भारत में कोल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। जैसे झरिया है झारखंड में, तो कई बार पूछा जाता है कि झरिया क्यों फेमस है ना। तो ये झरिया कहाँ पे है, तो ये आपके झारखंड में है और कोल के लिए फेमस है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। पेट्रोलियम। अब देखिए, जैसे पृथ्वी में टूट फूट हुई, पूरा का पूरा जंगल क्या हो गया, दब गया, तो कोल बन गया। बट वैसे ही मान लीजिए कि दो प्लेट है, ये आपकी दो प्लेट है और इधर ये दो प्लेट है ना। बीच में क्या है, बीच में समुद्र है, ये भी प्लेट इधर आई, ये भी प्लेट इधर आई, दोनों जुड़ गए। तो बीच में जो बड़े बड़े समुद्री जो है कि जीव होंगे, वेल मछली होंगी, और भी जो समुद्री जीव होंगे, वो भाग पाएंगे नहीं, इसी में दब जाएंगे। और जब दब जाएंगे तो ये हजारों लाखों साल तक वैसे ही पृथ्वी के प्लेटों के बीच में दबे रहेंगे। तो जब दबे रहेंगे तो ये सड़ गल करके धीरे 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 पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वही पेट्रोलियम, जहां पे पेट्रोलियम होगा वहां पे गैस भी होगा, नेचुरल गैस भी होगा। फिर आगे जो है कि न्यू जो आपकी सभ्यता होगी, वो सभ्यता वहां से कोल का खनन करके निकालेगी, पेट्रोलियम खनन करके निकालेगी, उसका उपयोग करेगी। तो इस तरीके से पेट्रोल का निर्माण होता है ना। यह भी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, जिसका निर्माण पृथ्वी के अंदर वनस्पतियों नहीं होना चाहिए, जीव जंतुओं के दबने से होता है, जीव जंतुओं के दबने से होता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल के साथ साथ प्लास्टिक, डामर, पेंट व ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है। यह प्रारंभिक रूप से गाढ़े काला रंग का बदबूदार, अब वेल मछली है, बहुत सारे जीव है, सड़े गले हुए हैं, तो उससे खुशबू थोड़ी आएगी, बदबू ही आएगी ना। गलेगा, सड़ेगा, काला बदबूदार जो है कि वहां पे लिक्विड निकलेगा, जिसको रिफाइनरी में ले जाएगा और रिफाइनरी में ले जा करके उसको क्या किया जाए, रिफाइन किया जाएगा अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग टेम्परेचर पे रिफाइन किया जाएगा और अलग अलग टेम्परेचर पे रिफाइन करके जो है कि सब पहले पेट्रोल निकाला जाएगा, है ना। पहले पेट्रोल निकाला जाएगा, फिर डीजल निकाला जाएगा, फिर जो है कि आपका मिट्टी तेल निकाला जाएगा, है ना। सबसे पहले तो गैस निकाला जाता है, फिर डीजल, फिर पेट्रोल। अच्छा, गैस जो है कि लिक्विड से नहीं निकाला जाता है, वो पहले ही वहां से निकाल दिया जाता है। जहां पे पेट्रोलियम पाया जाता है तो ज्यादातर ये होता है कि पेट्रोलियम और गैस दोनों एक साथ पाया जाता है। तो एक साथ पाया जाता है तो सबसे पहले गैस निकाला जाता है, फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। और पेट्रोलियम में सबसे पहले पेट्रोल अलग किया जाता है, फिर डीजल, फिर मिट्टी तेल, फिर स्नेहक वगैरह। उसके बाद जो बच जाता है गंदगी, उसे
अलकतरा बोलते हैं, जिसे रोड वगैरह डामर बोलते हैं ना, डामर अलकतरा वगैरह बोलते हैं, तो वो डामर होता है जिससे रोड वगैरह बनाया जाता है, उसका इसका एक एक कतरा कतरा पेट्रोलियम का कतरा कतरा क्या होता है, ह्यूमन अपने उपयोग में ले लेता है, कोई भी चीज इसका बर्बाद नहीं जाता है। ठीक है, ये चीज है इसकी। उसके बाद प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस मैंने आपको बता ही दिया कि जहां पे पेड़ पौधे और जंतु दब के जो है कि सड़ेंगे गलेंगे, वहां पे नेचुरल गैस मिलेगी, पेट्रोलियम के साथ नेचुरल गैस मिलेगी। क्यों? क्योंकि गैसियस फॉर्म होता है, लिक्विड क्या होता है, हैवी होता है, गैस थोड़ी हल्की होती है, तो लिक्विड नीचे बैठ जाता है, गैस ऊपर आ जाता है, गैस पहले निकाल लिया जाता है, फिर लिक्विड जो है कि यानी कि पेट्रोलियम निकाला जाता है, प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। इसका यह भी परंपरागत है, ये तेल के कुओं से ही निकाली जाती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। संगठन मीथेन, ये इसमें मेन रूप से जो आपका नेचुरल गैस होती है, इसमें मेन रूप से जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है, CH4 होता है, CH4 मीथेन इसका मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब यहां से क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब द्रवित पेट्रोलियम गैस जो हम बेसिकली, द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या है, बेसिकली जो हम गैस सिलेंडर के रूप में डोमेस्टिक यूज में करते हैं, जो डोमेस्टिक यूज जो हमारे सिलेंडर घर में जो सिलेंडर बनाए जाते हैं, है ना, सॉरी, घर में जो सिलेंडर लगाए जाते हैं जिससे खाना वगैरह बनाया जाता है, रसोई में यूज किया जाता है, वो जो है कि उसे क्या, वो उसमें क्या होता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, जो गैस को प्रेशराइज करके उसे लिक्विड फॉर्म में भर दिया जाता है सिलेंडर में, और उसी को हम रसोई में यूज करते हैं, उसे वही चीज होता है। दाब पर द्रवित की जाती है गैस को, क्या किया जाता है, दाब पर द्रवित किया जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। इसका मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन होता है, मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन होता है। और ब्यूटेन क्या है, एक रंगहीन गंधहीन गैस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ब्यूटेन क्या है, रंगहीन व गंधहीन गैस है। फिर आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, हमारे यहाँ तो मान लीजिए कि घर में जो रसोई गैस यूज होता है वो खुला रह जाए तो महकता है। भाई जो महकता है, तो चूंकि ये जो ब्यूटेन है वो रंगहीन व गंधहीन गैस है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि सिलेंडर लीक हो रहा है, इसके लिए इसमें अलग से जो है कि रिसाव को जानने के लिए एथिल मार्केप्टन नामक जो है कि यौगिक इसमें डाला जाता है। क्या डाला है, इसके रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मार्केप्टन जिसमें मिक्स किया जाता है, ताकि अगर सिलेंडर से रिसाव हो तो इसके स्मेल से पता चल जाए कि सिलेंडर में रिसाव हो रहा है या सिलेंडर लीक कर रहा है। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं CNG, कंप्रेस्ड संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यह अति उच्च दाब पर, जो हम डोमेस्टिक यूज में करते हैं वो दाब पे प्रेशराइज करके उसे लिक्विड फॉर्म में बदलता, हाईएस्ट नहीं होता है, ये अति उच्च दाब पर परिणाम स्वरूप बनाया जाता है ना। अच्छी, जैसे मान लीजिए गैसियस फॉर्म है, उसको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर दिया जाता है तो गैस वो भी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इसका मुख्य घटक भी क्या होता है, मीथेन होता है। इसका उपयोग वाहन में ईंधन के लिए, ये आपका CNG है। आप देखिए CNG ऑटो जो है कि चल गए हैं, CNG आपकी कार चल गई है, CNG आपकी बसेस चल गई हैं, है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे चल गई, किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है, CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, जीवाश्म ईंधन। इस तरह का भी बहुत बार प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को क्या बोला जाता है, जीवाश्म ईंधन बोला जाता है, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे जल विद्युत। जल विद्युत क्या होता है, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका फोटो लगा रखा है मैंने, यहाँ पे बड़े बड़े क्या होते हैं, डैम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डैम।
बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं और बड़े बड़े डैम में गेट होते हैं और ऊपर से यहाँ पे क्या पानी छोड़ा जाता है, नीचे जो है कि नीचे टरबाइन जो है कि एक पंखी लगी होती है, इस तरीके से पंखी लगी होती है, टरबाइन लगी होती है, उससे पानी गिरता है, टरबाइन चलती है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नदियों के जल को बांध बनाकर, डैम बनाकर इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद जल को ऊंचाई से गिराकर दाब की सहायता से टरबाइन चलाया जाता है ना, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। आज इस प्रकार की प्रणाली का विकास लगभग विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। जल विद्युत परियोजना भारत में बहुत सारी देखने को मिलेंगी। इससे क्या होगा, पर्यावरण में संतुलन व पुनर्वास की समस्या भी आती है। पर्यावरण, अब देखिए आपने बड़ा सा डैम बना दिया ना, भाई बड़ा सा डैम बना दिया, पानी इकट्ठा हुआ, तो ऐसी बात तो नहीं कि थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ, बहुत बड़ा डैम होता है पूरा, उसके पीछे जो है कि एक आर्टिफिशियल लेक बन जाती है, झील बन जाती है ना। तो वो वाटर जो एक जगह कलेक्ट हुआ, जो रनिंग वाटर था, तो रनिंग वाटर का प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, जबकि कलेक्ट वाटर का प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो ये पर्यावरण में थोड़ा सा जो है कि डिसबैलेंस लाता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपने जो है कि क्या किया, अगर आपने जो है कि एक डैम बनाया, बांध बनाया, डैम है ना, बड़ा सा डैम बनाया, तो डैम बनाया तो वहां पे पहले से लोग रहते होंगे ना, तो रहते होंगे, तो डैम जब आप बनाएंगे तो डैम बनाने के टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को वहां से विस्थापित